नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के बारे में। ये एंटी टेररिज्म एक्ट है, लेकिन हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। नया एक्ट नहीं है, 1967 का एक्ट है, लेकिन पिछले ही साल इसको अमेंड किया गया है 2019 में। तो ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तो आज हम हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे इस लॉ में है क्या, ये कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ जानने के लिए सब कुछ इसके बारे में। और आपको मैं बता दूं, आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें मोटिवेटेड करते रहिए, ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आएँ और आप उन लेक्चर्स को यूज कर पाएँ अपने एग्जाम रिजल्ट को अच्छे बनाने में। तो पहले देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल एनआरसी एंड सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में एंड इसके अगेंस्ट इंडिया में बहुत सारे जगह में प्रोटेस्ट हुए थे। एंड बेसिकली इन द नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट रीजन में दंगे हो गए थे, 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, बहुत सारे घायल हुए थे। इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस यूएपीए एक्ट के तहत बहुत सारे एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट एंड स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया है। तो आज हम इस कंट्रोवर्शियल यूएपीए एक्ट के बारे में देखेंगे, लेकिन स्ट्रिक्ट टू एग्जाम सिलेबस जीएस पेपर 2। तो चलते हैं इसके बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। पहले जैसे कि मैंने इस लेक्चर के बिगिनिंग में आपको बताया, ये यूएपीए एक्ट वाज पास्ड इन 1967 एंड द इंटेंशन वाज प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशंस इन इंडिया। जो भी एसोसिएशंस इंडिया में अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे उनको कर्टेल करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए एक्ट को लागू किया गया था। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो कि टेररिज्म से रिलेटेड थे, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस एक्ट, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, जो भी टेररिस्ट रिलेटेड एक्ट थे सबको अमालगम करके ये यूएपीए बनाया गया था। एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज़ उन्हें बोला जाता था जो कि हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या फिर सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, जो हमारा संप्रभुता है इंडिया का, उसको अगर अफेक्ट करता है कोई एक्टिविटी तो उसे अनलॉफुल एक्टिविटी बोला जाता था। एंड बहुत इंपॉर्टेंट दो एक्ट थे इंडिया में, टाडा एंड पोटा, आप सुने होंगे उनके नाम, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इनके नाम से ही पता चलता है ये टेररिज्म को कर्टेल करते थे। तो ये अल्टीमेटली 1995 एंड 2004 में रेस्पेक्टिवली बंद कर दिया गया था इन दोनों एक्ट को। एंड यूएपीए ही एक ही एक्ट था जो टेररिस्ट के अगेंस्ट काम करता है इंडिया में। एंड इसमें बहुत सारे इवेंचुअली अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं, 2004, 2008, 2013 एंड द लास्ट अमेंडमेंट वाज इन 2019। तो आज हम देखेंगे इसमें कौन से अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो आगे देखते हैं, चलिए। तो जैसे कि मैंने बताया, पार्लियामेंट में 2019 अगस्त में इस एक्ट में कुछ चेंजेस लाए गए थे, कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे। तो इस अमेंडमेंट को लाने से पहले कुछ ऐसा था, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेररिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या फिर कमिट करता है, उसका तरफदारी करता है या फिर उसको एडवोकेट कर रहा है और या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज में हेल्प कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर टेररिस्ट आउटफिट घोषित करके यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर था कि उसको बंद करवा सके। लेकिन नाउ बाय दिस अमेंडमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर द यूनियन गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल टू डेजिग्नेट ए इंडिविजुअल एज ए टेररिस्ट ऑन द सेम ग्राउंड। जो ग्राउंड्स थे एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित करने के लिए, अभी वैसे ही ग्राउंड से एक इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित करने के लिए। क्योंकि आजकल ज़्यादातर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ लोन वुल्फ के थ्रू होता है। लोन वुल्फ वैसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि कोई भी टेररिस्ट आउटफिट से जुड़े नहीं होते हैं, बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। सो मोर लाइकली द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आर डन बाय सिंगल इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आप बोल सकते हो। तो ऐसे लोगों के अगर नाम हम नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन में डाल दें तो उनको हम टेररिस्ट घोषित कर पाएंगे। तो बेसिकली ये पहला अमेंडमेंट ऐसा था। तो इस पहले अमेंडमेंट से हमें बहुत कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, जैसे कि
बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट हैं जैसे कि हफीज़ सईद, मसूद अजहर, ये सब जब हम जाते थे इंटरनेशनल फोरम में उनको टेररिस्ट डिजिग्नेट करने के लिए, तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आ जाते थे, जैसे कि चाइना कभी वीटो पावर लगा देता था, कभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बीच में आ जाता था। तो लेकिन अब हम इस अमेंडमेंट के थ्रू इनको नेशनल लेवल पे एटलीस्ट टेररिस्ट घोषित कर पाएंगे, और हमारे जो जांच एजेंसियां हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो इनके अगेंस्ट जांच शुरू कर सकता है। इसमें कुछ एनआईए से रिलेटेड भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि कोई भी इंस्पेक्टर रैंक का एनआईए ऑफिसर प्रॉपर्टी सीज कर सकता है रिलेटेड टू टेररिज्म, कोई भी स्टेट हो सकता है, और उसको प्रायर अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से उस स्टेट का। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स क्रंच को एनआईए में कम किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ऑफिसेस में कभी भी ह्यूमन रिसोर्स एडिक्वेट नहीं होते हैं। तो आगे चलते हैं, कुछ और अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। The highest punishment by this act can be a death penalty or a life imprisonment. Both Indians and foreign nationals can be charged by this act, and the important thing is maximum 180 days after the arrest the person can be detained without file a charge sheet. This is quite big and quite strict. ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड साइबर क्राइम ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूएपीए, एंड इसमें बेल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जजेस ढूंढते हैं रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट दिस पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड इज नॉट ए टेररिस्ट, उसके बाद ही उसको बेल मिलता है। बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रिक्ट होना इसका मजबूरी है क्योंकि हम डील कर रहे हैं टेररिज्म के साथ। लेकिन ये जितने भी स्ट्रिक्ट एक्ट होते हैं उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कंसर्न लोगों के होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं वो कंसर्न क्या है लोगों के। तो दीज आर सम क्रिटिसिज्म और कंसर्न टू दिस एक्ट। द फर्स्ट कंसर्न इज असाइनिंग एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर एक गैजेट नोटिफिकेशन डाल के आप किसी को भी आतंकवादी या फिर टेररिस्ट घोषित कर सकते हो, तो ये एक इंडिविजुअल के स्तर पे तो बहुत डरावना हो जाता है, क्योंकि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी गारंटेड अंडर द आर्टिकल 21 या फिर इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये सबको वायोलेट करता है। ऑल्सो अगर डिटेंशन कर पाओगे अब 180 डेज तक, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, दिस इज स्ट्रिक्ट एंड बिग ऑल्सो, अगर 180 डेज तक किसी को भी आप डिटेन कर सकते हो तो ये एक बहुत अच्छा कन्वीनियंट टूल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए टू साइलेंट डिसेंट। कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आएगा तो उसको डर होगा कि वो डिसेंट से अगर 180 डेज तक उसको डिटेन कर दिया जाए तो वो क्या करेगा। ऑल्सो अगर रॉन्गफुली भी डिटेंशन किया जाए तो उसका जो डैमेज होगा रेपुटेशन में, करियर में, लाइवलीहुड में, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो ये सब कंसर्न है। पहला कंसर्न ये है। दूसरा है फेडरलिज्म को भी कंसर्न है, क्योंकि जो स्टेट अथॉरिटी होता है, डीजी होता है, उससे कोई भी प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं होता है एक एनआईए के इंस्पेक्टर को। तो इट नेग्लेक्ट्स द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट पुलिस व्हिच गिव्स दैट पुलिस एज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो आप कैसे स्टेट में जाके फेडरल स्ट्रक्चर को ऐसे वायोलेट कर सकते हो। तो ये एक कंसर्न है। दूसरा कंसर्न, तो मेरा पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हाउ मेनी स्टेट सब्जेक्ट्स आर देयर, स्टेट सब्जेक्ट्स आर देयर अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप मुझे कमेंट थ्रेड में इसका आंसर बताएंगे और आगे कुछ और कंसर्न देख लेते हैं। सो पुलिस कस्टडी अंडर यूएपीए कैन ऑल्सो एक्सटेंड टू 30 डेज, इंक्रीजिंग पॉसिबिलिटी ऑफ कस्टोडियल वायलेंस। तो ये कस्टोडियल वायलेंस वाला एक कंसर्न तो है ही। एंड चार्जशीट वेर फाइल्ड ओनली 9% ऑफ द यूएपीए केसेस। आप 100 लोगों को डिटेन कर रहे हो बाय एनआईए एंड उनमें से 9 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल होता है और 91 लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो ये 91 लोगों को सिर्फ डिटेन किया जाता है। एंड अंडर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिसेंट रिलीज जब आया है 2016 से 2019 तक 33% चार्जेस ज़्यादा हुए हैं और कन्विक्शन रेट नीचे आया है, दैट इज 29.2%। जबकि इंडिया में कोई भी आईपीसी का केस हो उसमें कन्विक्शन रेट होता है 50.4%, लेकिन यूएपीए में 29% ही रहता है। तो इसका मतलब है आप ज़्यादा लोगों को डिटेन कर रहे हो और उनमें से ज़्यादा लोगों के अगेंस्ट केसेस कर रहे हो, लेकिन कन्विक्ट बहुत कम लोग हो रहे हैं। और यूएपीए प्रोहिबिट्स जज फ्रॉम ग्रांटिंग बेल, क्योंकि रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, जो मैंने पहले आपको बता दिया था।
तो ये 4-5 रीजन्स हैं जिसके लिए बोलते हैं लोग कि ये लॉ अगेंस्ट इंडिविजुअल है एंड अगेंस्ट डिसेंट है। डिसेंट इज अ राइट इन अ डेमोक्रेसी, ये आपको पता ही होगा। एंड कोई भी लॉ डिसेंट के अगेंस्ट आता है तो दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ये सारे जो चीज़ें मैंने आपको इस क्रिटिसिज्म में बताई, ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब क्रिटिकल एनालिसिस आएगा मेंस राइटिंग में। एंड इसके साथ हम ख़त्म करते हैं हमारा ये एनालिसिस। कैसा लगा ये एनालिसिस आप मुझे ज़रूर बताइएगा एंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कोई अगर शिकायत है, कोई सजेशन है तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हमारे एंड की तरफ। दीज आर सम रिसोर्सेस ऑफ पीटी, प्लीज डू फॉलो देम। सीए विथ पीटी विल गिव यू वेरी गुड इनपुट। सिविल तपस्या, पीटी गुरुकुल, they are very good platforms. They will help you tremendously in your examination. So thank you for listening this lecture. God bless you people.